हेलो दोस्तों, इसके पहले डेली साइंस टेस्ट का 2 लेक्चर हो चुका है, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। और आज हम करने वाले हैं उसका लेक्चर नंबर 3। ये इंक शायद आपको दिख रहा हो या ना। हाँ, और आज हम लोग करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3। तो लेक्चर नंबर 3 को आप देखना ना भूलिएगा। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करने भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि इसमें ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है लूसेंट का, आपका रेलवे सामान्य अध्ययन का, और ये जो आपका ऐसा घटना चक्र आता है इसका, ये तीनों का जो ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार रिपीट हो चुका है वो हम आपको करवाते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब मत भूलिएगा करने के लिए। और इसका पीडीएफ को लेने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक दे दिया गया है और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम लोग देखने का प्रयास करें तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है। मान लीजिए कि ये आपका कोई बैलून है, रबड़ और बैलून एक ही है, गुब्बारा को इंग्लिश में लोग बैलून बोलते हैं। और इसमें आपका मान लीजिए कि हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है और ये जब ऊपर जाता है, ये जब जैसे जैसे ऊपर जाता है तो बोलता है कि ये क्या होता है कि कुछ ऊंचाई तक जाने के बाद ये गुब्बारा क्या होता है, फट जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो नीचे में हाइड्रोजन है, आपको पता होना चाहिए कि धरती की मतलब पृथ्वी पर, मतलब पृथ्वी की लेयर पर जो वायु दाब होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं, वायु दाब घटते जाता है और जो प्रेशर है वो मतलब हाइड्रोजन का अंदर से बाहर का प्रेशर बढ़ता है और बाहर से अंदर का प्रेशर घटता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपका हाइड्रोजन गैस है, तो अभी हाइड्रोजन गैस जितना बाहर की ओर फोर्स लगा रहा है उतना मान लो बाहर से अंदर की ओर फोर्स लगा रहा है, तो दोनों फोर्स बराबर हो जा रहा है, तो फोर्स खत्म हो जाता है। तो ये जो गुब्बारा ये फटता नहीं है। लेकिन जब ये गुब्बारा ऊपर की ओर उठना स्टार्ट होता है, क्या होता है, जब ये गुब्बारा ऊपर की ओर उठना स्टार्ट होता है तो अंदर में जो आपका हाइड्रोजन गैस होता है ये ज़्यादा फोर्स लगा देता है बाहर की ओर, मतलब ज़्यादा प्रेशर लगाता है बाहर की ओर, और बाहर में जो है वायुमंडल का दाब नगण्य हो जाता है, मतलब कुछ रहता नहीं है, कम हो जाता है। तो क्या होता है भैया, हमारा गुब्बारा फट जाता है। तो यहाँ पे होगा कि वायु दाब घट जाता है। क्या होता है यहाँ पे हमारा, क्या हो रहा है मेरे दोस्त, वायु दाब घट जा रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, एक सेकेंड, आपको कंट्रोल के एल लेजर से ना, क्वेश्चन नंबर 2 कंट्रोल पी, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम लोग देखने का प्रयास करें तो बोलता है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो सूर्य पर जो ऊर्जा का निर्माण होता है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन द्वारा। अब आपको 2 रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। तो आपको क्वेश्चन एग्जाम में इससे 2 तरह का आता है। आपको एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, जो परमाणु बम बनता है, जो परमाणु बम एटम बम जो बनता है वह किस सिद्धांत पर बनाया जाता है, तो वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर बनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। और अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वो पूछेगा कि जो हाइड्रोजन बम बनता है, सबसे पहले आपको पूछेगा कि जो हमारा एटम बम बनता है, क्या मेरे दोस्त, एटम बम जो हमारा बनता है वह किस सिद्धांत पर बनता है, तो इसका सही उत्तर होगा नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर बनता है। किस पर, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर बनता है। और यहीं से आपको अगला क्वेश्चन पूछ देगा, एटम बम के जगह में आपको पूछ देगा यहाँ पे हाइड्रोजन बम जो बनता है, हाइड्रोजन बम ये किस सिद्धांत पर काम करता है। तो हाइड्रोजन बम के लिए आप बोलोगे कि ये आपका नाभिकीय संलयन पर काम करता है। 2 प्रकार के रिएक्शन होते हैं। जब कभी 10 क्वेश्चन वाले सीरीज आपको करवाएंगे तो वहाँ डिटेल में बताएंगे क्या होता है नाभिकीय विखंडन और क्या होता है नाभिकीय संलयन। इसको थोड़ा सा ब्रीफ में बताने का प्रयास करें तो दो अलग अलग एलिमेंट अगर मिल के एक सिंगल एलिमेंट बनाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं नाभिकीय संलयन। और अगर एक एलिमेंट अगर 2 अलग अलग भागों में टूट जाता है तो उससे हम लोग बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। इसका एक रिएक्शन होता है, अगले जब सेशन लेंगे उसमें आपको बताएंगे, क्योंकि इसमें टोटल 25 क्वेश्चन है तो करवाने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो सिर्फ आप ये याद रखिए, जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एटम बम किस सिद्धांत पर काम करता है, तो इसका सही उत्तर होगा नाभिकीय विखंडन पर। ठीक है, और अगला आपको पूछ देगा कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये काम करता है हमारा
नाभिकीय संलयन पर। किस पर? नाभिकीय संलयन पर। तो ये दो चीज़ आप याद रखेंगे। और सूर्य पर जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो किस अनुसार होता है? तो ये होता है आपका नाभिकीय संलयन द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की ऊर्जा, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 2 और अगला होगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, देखिए यहाँ पर हम आपको बताएं कि सूर्य पर जो ऊर्जा का निर्माण होता है, और सेम इसी क्वेश्चन को घुमा सकता है कि सूर्य की जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो कैसे उत्पन्न होती है। तो इसका सही उत्तर होगा वही नाभिकीय संलयन के द्वारा। सूर्य से संबंधित आपको कुछ भी पूछ लिया जाए और वहाँ पे ऑप्शन में नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन आपको चुनना रहे, तो आप वहाँ पे नाभिकीय संलयन को चुनेंगे। क्या चुनेंगे? नाभिकीय संलयन को चुनेंगे। देखिए इसको याद करने का सबसे बेस्ट ट्रिक क्या है? देखिए सन मतलब सन में देखेंगे तो यहाँ पे आपका आता है स, और यहाँ पे संलयन में आप देखेंगे तो यहाँ भी आता है स। तो स और स को अगर मैच करवाएंगे तो आपको ध्यान में रह जाएगा कि सूर्य पर जो ऊर्जा निर्माण होता है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि डायनेमो जो है, डायनेमो परिवर्तित करता है। डायनेमो के बारे में आप पढ़े होंगे, एक सेकेंड। डायनेमो के बारे में आप पढ़े होंगे तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि डायनेमो जो है सो परिवर्तित करता है। ये क्या परिवर्तित करता है? तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर करता है। क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये मतलब मैकेनिकल एनर्जी को, इसको इंग्लिश में आप बोलना चाहो तो ये मैकेनिकल एनर्जी को, किसको मेरे दोस्त? मैकेनिकल एनर्जी को ये कन्वर्ट कर देता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और यही डायनेमो की जगह पे आपका दे देगा जनरेटर। यही डायनेमो की जगह पे आपका दे देगा क्या? जनरेटर। और आपको पूछ दिया जाएगा कि जनरेटर जो है वो ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है। तो इसका सही उत्तर होगा जनरेटर जो है वो, एक सेकेंड, डायनेमो जो है सो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और जनरेटर जो है सो आपको एक सेकेंड, इसमें थोड़ा सा डॉट हो रहा है क्वेश्चन, कहीं तो मिस्टेक नहीं है। जनरेटर जो है वो कन्वर्ट करता है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। एक सेकेंड, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डॉट है, इसमें आपको देख लेना है, क्वेश्चन शायद मिस्टेक है टाइपिंग का, लेकिन ये इसका सही उत्तर होगा कि डायनेमो जो है किसको परिवर्तित करता है? ये आंतरिक ऊर्जा को परिवर्तित कर देता है। किसमें? विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, किसमें करता है कन्वर्ट? विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में है कि निम्नलिखित में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं है? किस में गतिज ऊर्जा नहीं? सबसे पहले आप समझिए कि गतिज ऊर्जा होता क्या है, किसे हम लोग बोलते हैं गतिज ऊर्जा। सबसे पहले आप उसको समझने का प्रयास कीजिए। तो किसी भी वस्तु में अगर गति के कारण, उसमें गति, किसी भी वस्तु में मान लो कि गति के कारण ऊर्जा उत्पन्न होता है तो उसे गतिज ऊर्जा बोलते हैं। जैसे कोई धावक अगर दौड़ रहा है तो उसमें हम बोल सकते हैं कि गतिज ऊर्जा है। कोई अगर पत्थर फेंक रहा है और पत्थर जब स्पीड में गति करते हुए आगे बढ़ रहा है तो उसमें भी हम बोल सकते हैं कि उसमें भी गतिज ऊर्जा है। और किसी के स्थिति के आधार पर, मतलब किसी के पोजीशन के आधार पर उसमें ऊर्जा स्टोर हो तो उसे हम लोग बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, यानी कि उसे हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे छत के ऊपर जो टंकी रखा हुआ होता है उसमें आपका होता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी अक्सर वैसे वस्तुओं में रहता है जो थोड़ी सी ऊंचाई पर रहता है, उसमें अक्सर पोटेंशियल एनर्जी पाया जाता है, या कहीं कोई चीज़ को स्टोर करके रखा जाता है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा रहता है। तो हम यहाँ पे समझ लें कि गतिज ऊर्जा क्या होता है और पोटेंशियल ऊर्जा क्या होता है, मतलब स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं है। तो देखिए चली हुई गोली, मान लीजिए कि हम आप पर गोली चलाएं तो गोली चलाने से जब गोली ट्रेवल करेगा आगे, जब गोली आगे बढ़ेगा तो उसमें ऊर्जा रहेगा कि नहीं, मतलब वो गोली चलेगा तो उसके अंदर गति है कि नहीं, मतलब उसके अंदर स्पीड है कि नहीं। तो स्पीड होने से उसके अंदर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। बहता पानी, ये भी देखो स्पीड अपना धर के चलता है, बहता हुआ पानी कहीं स्थिर रहता नहीं है, चलता हाँ थोड़ा भी देखिए ठोक 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 लोहार करता है, तो इसके अंदर भी आप कह सकते हो कि गतिज ऊर्जा रहेगा। लेकिन खींचा हुआ धनुष का हम बात करें, खींचा हुआ धनुष जो है, तो खींचा हुआ धनुष, मान लीजिए कि धनुष ऐसे करके खींचा है लेकिन इसको चलाया भी तक नहीं है, तो उसमें क्या है, एनर्जी स्टोर करके रखा हुआ है। तो कौन सा एनर्जी है? वो एनर्जी है आपका, कह सकते हो आप, स्थितिज एनर्जी। तो इसका सही उत्तर होगा यही ऑप्शन नंबर डी, यानी कि खींचा हुआ धनुष। खींचा हुआ धनुष में आपका होता है
क्या होता है भैया, इसमें होता है स्थितिज ऊर्जा। क्या होता है मेरे दोस्त, इसमें होता है आपका स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, क्या होता है स्थितिज ऊर्जा। इसके अंदर जो है सो आपका गतिज ऊर्जा नहीं होता है। तो निम्नलिखित में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, खींचा हुआ धनुष। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि जब दूध को प्रबल रूप से मथा जाता है, मान लीजिए कि ये बर्तन में दूध है और ऊपर से कोई मथने वाला चीज़ है, तो इसमें देखते हो आप ऐसे से घुमाता है, ऐसे से घुमाता है, तो मतलब उससे क्या होता है, दूध को मथा जाता है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि जब दूध को प्रबल रूप से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से, एक क्रीम को आप नोटिस कीजिएगा, क्रीम किस कारण से अलग हो जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अपकेंद्री बल। इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल देखो हमेशा ऊपर की ओर लगता है। जैसे आपका दूध यहाँ पे नीचे में है ना, तो इससे जो क्रीम निकलता है वो क्रीम किस नीचे से ऊपर की ओर क्रीम होता है। क्रीम देखिएगा कभी भी दूध के अंदर क्रीम नीचे में जमा नहीं रहता है, क्रीम जम के थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि जो आपका अपकेंद्री बल काम करता है वो ऊपर की ओर काम करता है, और आपका जो अभिकेंद्री बल है, जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये आपका नीचे की ओर काम करता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो दूध से क्रीम को निकाला जाता है मथ के, वो किस सिद्धांत पर काम करता है, तो वो अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है। वॉशिंग मशीन का जो कार्य सिद्धांत है ये भी आपका अपकेंद्रण पर, किस पर, अपकेंद्रण पर आधारित होता है। कैसे आप बता सकते हो, वॉशिंग मशीन मान लीजिए कि ये आपका वॉशिंग मशीन है और इसमें आप जो है सो क्लॉथ को दिए हैं, क्या कपड़ा को दिए हैं इसमें के धोने के लिए, मतलब इसमें वॉश करने के लिए। तो कपड़ा का जो गंदगी रहता है वो क्या होता है, मशीन के ऊपर में आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपको बोलें कि कोई भी चीज़ अगर ऊपर आ गया गंदगी, तो वहाँ पे आपका गंदगी या क्रीम वगैरह कुछ भी, तो वहाँ पे आप कह सकते हो कि वहाँ पे जो आपका फोर्स काम करेगा वो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा। क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा, मतलब अपकेंद्रण बल काम करेगा। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है कि पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पृष्ठ तनाव। इसको इंग्लिश में हम बोल सकते हैं सरफेस टेंशन। क्या बोल सकते हैं भैया, सरफेस टेंशन। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में कई बार आता है। देखिए पानी के अंदर जब शेविंग ब्रश को हम डालते हैं, मान लीजिए आपका इसमें पानी है और इसमें हम अपना शेविंग ब्रश को डालते हैं, तो शेविंग ब्रश का ये जो आपका इसका ब्रश में जो वो लगा हुआ रहता है जिससे हम दाढ़ी बनाते हैं, वो आपस में चिपक जाता है। पानी जब इसके अंदर आता है तो सरफेस टेंशन बढ़ जाता है, और सरफेस टेंशन बढ़ने के साथ साथ ये क्या होता है, आपस में चिपक जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पृष्ठ तनाव। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है कि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि को इंग्लिश में लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। समय को बोलते हैं टाइम, और यहाँ पे आपका विधि को बोल देंगे यहाँ पे हम पीरियड, तो इसको बोलेंगे टाइम पीरियड। तो बोलता है कि पेंडुलम को अगर हम चंद्रमा पर ले जाएं तो उसका समय अवधि क्या होगा। आप समझिएगा, सबसे पहले ये पेंडुलम जो है तो फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसमें पूरा साइंस का वो करवा रहे हैं, बायोलॉजी का भी मिलेगा, केमिस्ट्री का भी मिलेगा, लेकिन ये पेंडुलम के बारे में समझने का प्रयास कीजिए। इसका जो होता है एक टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट L/G। आपको पता होना चाहिए कि G का मान जो है सो पृथ्वी पर होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन यही इसका वैल्यू चंद्रमा पर ले जाया जाए, चंद्रमा पर इसका वैल्यू पूछा जाए, ये जो आपको जी का वैल्यू हम बताएं, ये आपको हम बताएं अर्थ पर। किस पर मेरे दोस्त, अर्थ पर। और यही बात आपको मून पर पूछ दिया जाए तो मून पर जो है सो चंद्रमा का वैल्यू 9.8 से क्या हो जाता है, घट जाता है, मतलब कम हो जाता है। तो 9.8 से यहाँ घटेगा, तो देखिए यहाँ इसका जो ये टाइम पीरियड यहाँ पे है, सो यहाँ पे देखिए पृथ्वी पर का टाइम पीरियड बता रहा है,
ठीक है। ये जो टाइम पीरियड यहाँ पे 2π√L/g है, यहाँ ये पृथ्वी का टाइम पीरियड के बारे में चर्चा कर रहा है। एक सेकंड, हाँ, ये पृथ्वी के टाइम पीरियड के बारे में चर्चा कर रहा है, लेकिन यही बात अगर आपका चंद्रमा पर चला जाए तो ये आपका जी का वैल्यू घटेगा, और जैसे एक चीज़ अगर घटता है तो इसका वैल्यू हमारा क्या होता है, बड़ा हो जाता है। एक चीज़ अगर यहाँ घटेगा जी का वैल्यू तो टी का वैल्यू बढ़ जाएगा, मतलब समय अवधि क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा मेरे दोस्त, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है कि दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण को हम काम में लेते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अवतल दर्पण। किसका, अवतल दर्पण का प्रयोग हम लोग करते हैं किसके लिए, शेविंग के लिए करते हैं, यानी कि दाढ़ी बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, ये आपका था 9 और ये आपका क्वेश्चन है 10। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है कि रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है, तो इसका भी सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये, अवतल दर्पण। जिस क्या होगा, अवतल दर्पण यानी कि कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का प्रयोग करता है चिकित्सकों के द्वारा रोगियों के दांत को देखने में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये, कनकेव मिरर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है अपसारी लेंस। अपसारी लेंस वह होता है जो क्या करता है, जो किरणें को फैलाता है, उसे हम लोग बोलते हैं अपसारी लेंस। दो प्रकार का लेंस होता है, एक होता है अपसारी लेंस और एक आपका होता है अभिसारी लेंस। क्या होता है मेरे दोस्त, एक होता है आपका अभिसारी लेंस। तो अपसारी लेंस और अभिसारी लेंस में आपको समझना है कि अपसारी लेंस क्या करता है, किरणें को फैलाता है, और ये जो आपका अभिसारी लेंस है ये क्या करता है, किरणें को, ये जो है सो किरण को क्या करता है भैया, एकीकृत करता है। क्या करता है, एकीकृत करता है। किसको, किरण को। कौन, अभिसारी लेंस। तो ये दो प्रकार के लेंस के बारे में आप ध्यान रखिएगा। अपसारी लेंस जो किरणें को फैला देता है, किरणें को फैलाता है, और अभिसारी लेंस जो किरणें को एकीकृत करता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अभिसारी लेंस वह होता है, आपको बोल रहे कि अभिसारी लेंस क्या करता है, किरणें को फैलाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये, किरणें को फैलाता है। और अभी तक अगर ये वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पिंटू क्लासेस पटना पर देख रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो नीचे में लाल वाले बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल के लाइक वाले बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन जाए और हमारा आप एक्सेस कर सकें हमारे पूरे यूट्यूब चैनल को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है कि कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप एक यंत्र है जो समुद्र के नीचे की वस्तुओं को, समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर, हाँ, समुद्र के स्तर का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि ये आपका समुद्र है, ये आपका समुद्र है, ये आपका समुद्र है, और यहाँ नीचे से कोई आदमी ऊपर की ओर देखना चाहता है, तो यहाँ बोल रहा है कि कौन सा यंत्र लगाएगा, तो यहाँ पे वो पेरिस्कोप यंत्र की सहायता से, किसका सहायता से मेरे दोस्त, पेरिस्कोप यंत्र की सहायता से वो नीचे की वस्तुओं को ऊपर की ओर देख सकता है। नहीं, ऊपर की वस्तुओं को पेरिस्कोप की सहायता से क्या कर सकता है, वो देख सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे है भैया कि किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था, तो इसका सही उत्तर होगा ये, ओले रोमर ने 1676 ईस्वी में सबसे पहले प्रकाश की गति को नापा था। अब यहाँ से आपको पूछ देगा कि प्रकाश का गति होता कितना है भैया, तो इसका गति होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और यहीं से आपको पूछ दिया जाए प्रकाश से रिलेटेड, थोड़ा प्रकाश से मिलता जुलता है नहीं, लेकिन प्रकाश का नाम से मिलता जुलता है, तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो प्रकाश वर्ष होता है, ये जो प्रकाश वर्ष होता है तो किसका मात्रक होता है, तो यहाँ लड़का लोग मार देता है, प्रकाश वर्ष जैसे देखता है समझता है कि समय का मात्रक होगा, लेकिन समय का मात्रक नहीं है। ये जो प्रकाश वर्ष है ये आपका दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है मेरे दोस्त,
दूरी का मात्रक है। और यहीं से आपको पूछ लिया जाता है कि एक पार्सेक जो होता है, ये जो यहाँ पे आपका पार्सेक हम लिख रहे हैं, ये पार्सेक क्या है, तो पार्सेक आपको बोल देना है कि ये भी दूरी का मात्रक है, ये भी दूरी का मात्रक है, और ये जो है सो दूरी का मात्रक है। लेकिन ये कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये दूरी की सबसे बड़ी इकाई है, ये डिस्टेंस नापने की सबसे बड़ी इकाई है। किसका? ये जो है वो डिस्टेंस नापने की, ये दूरी नापने की सबसे क्या है मेरे दोस्त, बड़ी इकाई है। क्या है? सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है कि एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है। एक अंतरिक्ष यात्री को, इसको हम थोड़ा सा सही कर देते हैं, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि काला। आपको पता होना चाहिए कि अंतरिक्ष में जो है वो ऑक्सीजन नहीं है। क्या है भैया? ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन की बात हम तो करते ही नहीं यहाँ पे हम सीधा कहेंगे कि अंतरिक्ष में जो है सो एटमॉस्फेयर है ही नहीं। क्या? एटमॉस्फेयर है ही नहीं, यानी कि वायुमंडल। क्या मेरे दोस्त? वायुमंडल जो है वो अंतरिक्ष में है ही नहीं। तो आप एक कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखना कि जहाँ पे वायुमंडल नहीं रहेगा, वहाँ का जो इन्वायरमेंट रहेगा, वहाँ का जो मौसम रहेगा वो काला रहेगा। वहाँ से आप कुछ भी नहीं देख पाएंगे, एकदम बिल्कुल आपको चारों तरफ ब्लैक नज़र आएगा। तो इसका सही उत्तर आप तो बता दिए, काला। तो अगर बोलोगे भैया पृथ्वी में, अगर पृथ्वी में कहीं पे वायुमंडल, अगर पृथ्वी से वायुमंडल को हटा लिया जाए तो क्या पृथ्वी भी काला हो जाएगा? तो आप कहोगे भैया बिल्कुल हाँ, पृथ्वी भी काला हो जाएगा अगर पृथ्वी से वायुमंडल हटा लिया जाए। वायुमंडल का नाम सुनते ही अक्सर लोगों के दिमाग में यही सवाल आता है कि वायुमंडल का मतलब होता है कि उसमें ऑक्सीजन है सिर्फ, लेकिन ऐसा नहीं होता। वायुमंडल के अंदर में बहुत सारा गैस होते हैं, जैसे आपका हो जाता है कार्बन, आपका हो जाता है नाइट्रोजन, आपका हो जाता है ऑक्सीजन, सल्फर, बहुत तमाम तरह की गैसें होती है पूरे वायुमंडल में, तब ये वायुमंडल का निर्माण करता है। तो याद रखिएगा कि एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है, तो उसे अंतरिक्ष दिखाई देता है काला। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है मेरे दोस्त कि हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है। हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि क्या इसके पीछे कारण है? तो इसके पीछे का जो कारण है वो है कि यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आँखों पर परावर्तित करती है। मान लीजिए कि यहाँ पे आपका, जब तक आपको कलर से नहीं समझाया जाए, मान लीजिए कि ये आपका घास है, ये आपका क्या भैया, ये आपका जो है वो घास है, और ये घास जो है सो आपकी आँखों पर, किसके आँखों पर? आपके आँखों पर ये घास जो है वो हरा दिखाई देता है। तो हरा कब दिखाई देता है? जब ये आँख का जो रेडिएशन होता है वो रिफ्लेक्ट करके आपके आँखों पर जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे ये घास है, ये हरा कलर का है, तो ये लाइट को जो रिफ्लेक्ट करेगा वो भी हरा कलर का ही करेगा, इसीलिए आपको घास का कलर क्या दिखता है? आपका हरा दिखता है। इसी तरह से आपको लाल बल्ब लाल दिखता है, आपको काला चीज़ काला दिखता है। क्यों दिखता है? ऐसा कारण क्या है? इसके पीछे का यही कारण है कि जो वस्तु जो रंग को रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब जो वस्तु जो रंग को परावर्तित करेगा, आपको वो वस्तु उसी तरह का दिखेगा। इसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट यही है। तो हमें जो है सो घास का रंग हमेशा हरा दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि यह जो है वो हरा रंग को रिफ्लेक्ट करता है हमारे आँखों की ओर। परावर्तित का मतलब होता है रिफ्लेक्ट। क्या उसको इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग? परावर्तित को बोलेंगे रिफ्लेक्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मानव आंत को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इंटेस्टिन। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? इसे बोलते हैं इंटेस्टिन। तो मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। मानव की आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एसररिशिया कोलाई। क्या होगा मेरे दोस्त? एसररिशिया कोलाई। अभी तक ये वीडियो आप देख रहे हैं तो बगल के लाइक वाले बटन को जरूर प्रेस कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े और नेक्स्ट वीडियो लाने में हम और एनर्जी के साथ आपके पास आने का प्रयास करें। तो देखिए, मानव की आंत में पाया जाने वाला जो जीवाणु होता है वो कौन सा होता है? वो होता है एसररिशिया कोलाई। क्या होता है मेरे दोस्त? एसररिशिया कोलाई।
ठीक है। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, आप नीचे में लिंक दिया हुआ टेलीग्राम चैनल का, उससे आप हमारा टेलीग्राम चैनल पिंटू क्लासेस पटना ज्वाइन कर सकते हैं। अब आगे देखिए, आगे आपका पास है, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 18 और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 19। तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। तपेदिक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस। क्या बोलते हैं? ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं टीबी। तो तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है, मतलब तपेदिक किस जीवाणु की वजह से उत्पन्न होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम जीवाणु के द्वारा ही किसी भी व्यक्ति को टीबी का शिकायत हो सकता है, यानी उसे तपेदिक का बीमारी हो सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है कि जीवाणु की साधारण आकृति कैसी होती है। जीवाणु को हम लोग बोलते हैं भैया, जीवाणु को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बैक्टीरिया। इस बात को आप याद रखिएगा, इसको बोलते हैं हम लोग बैक्टीरिया। और सबसे पहले जीवाणु का जो खोज किया था वो किया था किसने? रॉबर्ट हुक ने किया था। और इसका खोज कब किया था? तो 1665 ईस्वी में किसका खोज किया था? जीवाणु का खोज किया था। अब बोल रहे हैं कि जीवाणु की साधारण आकृति कैसी होती है, तो इसकी जो आकृति होती है वो होती है छड़ रूपी। किस तरह होती है? छड़ रूपी होती है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 आपका है भैया कि हाइड्रोफाइटस जो होता है वो क्या होता है? ये समुद्री जीव होता है, या फिर आपका जलीय जीव होता है, या फिर आपका पादप रोग होता है, या फिर आपका जड़ विहीन पौधा होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जलीय जीव होता है। देखिए, हाइड्रो जहाँ पे लग गया, हाइड्रो का मतलब आप समझ लीजिए क्या हो जाता है? जल हो जाता है। तो जल में रहने वाले प्राणी को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोफाइटस बोलेंगे। ठीक है, शायद यहीं पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 4 क्वेश्चन आज टाइपिंग मिस्टेक, मतलब टाइपिंग मिस्टेक नहीं, वो यहाँ पे अपलोड नहीं हो पाया इस पूरे कर सकते हो आप PPT में, तो उसको अगले में मेकअप कर लेंगे। तो इस तरह से आपका 21 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।